हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीयूईटी फिजिक्स सॉल्यूशन जो कि 30 अगस्त 2022 को हुआ था एंड दिस इज द लास्ट पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 41 से 50। और ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इस पूरे पार्ट में। पैसेज वन है यहाँ पर, ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर फ्रॉम अ टाउन हुज एनर्जी डिमांड कितनी है 100 मेगावाट एट 240 वोट। At hydroelectric power plant, the water pressure head is at a height of 400 meter and the water flow available is 100 meter cube per second. Energy generated in power plant is transmitted to the town with the use of transformer. Voltage output at AC generator at power plant is stepped up and is transmitted over long distance to the substation near the consumer in town. Substations and utility poles step down the voltage finally 240 वोल्ट which means finally reaches the house। मतलब कि 240 वोल्ट पर बन रही है, उसके बाद हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से वोल्टेज 240 तक मैक्सिमम घरों तक पहुंचाई जाएगी। तो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होता ही है जब भी लाइट को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है कि अगर एफिशिएंसी 70% है इलेक्ट्रिक पावर की, तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कितनी हो रही है प्लांट में। देखो, एफिशिएंसी का मतलब हो गया आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर, ठीक है। तो हमें पता करना है कि जो प्लांट है उसमें कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है। अब आउटपुट पर जो हमें पावर मिल रही है वो किस फॉर्म में मिल रही है, इलेक्ट्रिकल पावर में। और इनपुट पर जो पावर है ना वो किसकी वजह से होगी, ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से। ग्रेविटेशनल एनर्जी क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जब डैम में पानी को बहुत ज़्यादा ऊपर हाइट पर स्टोर किया जाता है, नीचे टरबाइन होता है, उस टरबाइन पर इस पानी को गिरा करके उस टरबाइन को रोटेट करवाया जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। मतलब कि ग्रेविटेशनल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब देखो, जो ग्रेविटेशनल पावर होगी उसको आप क्या लिखेंगे? वैसे तो फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, लेकिन वर्क डन कितना होता है? वर्क डन होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो एक्चुअली वर्क डन कैसे हो रहा है, क्योंकि उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, तो वो एफ एस के बराबर होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है? एम जी इंटू में एच, मतलब हाइट है यहाँ पर। दूसरा फॉर्मूला होता है पावर का एनर्जी अपॉन में टाइम, एनर्जी अपॉन में टाइम। अब एनर्जी कितनी होगी, तो जितना पानी गिर रहा होगा उसकी कुछ एनर्जी का जनरली फॉर्मूला होता है एम जी एच। तो एनर्जी को एम जी एच अपॉन में टी लिखो। अब डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पर मास को रिप्लेस कर रहा हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से, और ये जी इंटू में एच अपॉन में टाइम टी। अब आपको बोला है कि ये 100 मीटर क्यूब पर सेकंड है, तो यानी कि वी अपॉन टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 100। डेंसिटी पानी की कितनी होती है, वो होती है 1000, यानी कि 1000। वी अपॉन टी की वैल्यू 100 हो जाएगी। जी की वैल्यू 10 हम ले सकते हैं, गिवन है यहाँ पर। और हाइट कितनी होगी, हाइट हमें गिवन है 400 मीटर, तो यहाँ पर 400 मीटर। तो इससे हमारे पास, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ग्रेविटेशनल पावर आ जाएगी जो कि होगी 400 मेगावाट। अब इलेक्ट्रिकल पावर कितनी हो जाएगी, सो इट विल बी इक्वल टू ईटा टाइम्स पावर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ईटा कितना है, 70%, यानी कि 70 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई कर दो इसकी, जो हमारा ग्रेविटेशनल पावर आई है वो कितनी है, 400 मेगावाट। तो इसका मतलब ये हो गया इट विल बी इक्वल टू 280 मेगावाट। तो इतनी पावर, इलेक्ट्रिकल पावर वहाँ पर जनरेट हो रही होगी। मतलब कि कहीं ना कहीं पावर का कुछ लॉस भी हो रहा है, क्योंकि 400 मेगावाट की हमारे पास क्या है, 400 मेगावाट की हमारे पास ग्रेविटेशनल पावर है, उसमें से इलेक्ट्रिकल पावर सिर्फ 280 मेगावाट की आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ 2 वायर ट्रांसमिटिंग पावर इज 1 ओम पर किलोमीटर इफ इतनी वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड एट सब स्टेशन इन टाउन। तो आपको बताना है पावर लॉस कितनी होगी। यानी कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं, एक मान लेते हैं ये ट्रांसफार्मर है, इसमें 50,000 से 5000 वोल्ट यानी कि स्टेप डाउन है। स्टेप डाउन का मतलब ये हो गया, ये मान लो नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पर प्राइमरी में और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी में। स्टेप डाउन में क्या होता है कि जो आउटपुट पर वोल्टेज होती है ना वो इनपुट वोल्टेज से कम होती है, मतलब आउटपुट वोल्टेज कम होगी इनपुट वोल्टेज में। ये किस में होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, ठीक है। और अगर मैं रेशो की बात करूं तो वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट का जो रेशो होगा वो बराबर होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन दी इनपुट, या कह लो कि प्राइमरी अपॉन में नंबर ऑफ टर्न्स इन दी सेकेंडरी कॉइल। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, पावर लॉस कितनी होगी ट्रांसमिशन लाइन में। देखो, पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू में आर
और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हमें गिवन है वो कितना गिवन है, मतलब पर किलोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। और हमें जो पावर सप्लाई करनी है वो कहाँ तक करनी है, 20 किलोमीटर फ्रॉम अ टाउन, मतलब 20 किलोमीटर भेजनी है। लेकिन हम जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना आ जाएगा, देखो 1 ओम पर किलोमीटर दिया हुआ है हमें, उसके मैं मल्टीप्लाई करूँगा 40 में। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें 2 वायर चाहिए होंगे, तो टोटल लेंथ ऑफ वायर कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर। तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 ओम, यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफर है वो आर की वैल्यू कितनी होगी 40 ओम। अब करंट कितना होता है, तो करंट इक्वल टू पी इक्वल टू वी आई होता है। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पावर अपॉन में वोल्टेज वी, पावर अपॉन में वोल्टेज वी, और जो पावर है वो कितनी है 100 मेगावाट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पावर को लिखेंगे 100 मेगावाट, मेगा मतलब 10⁶ अपॉन में पोटेंशियल कितना है, वी कितना है 50,000 इनपुट पर। तो करंट की वैल्यू इसको सोल्व करने पर आएगी 2 × 10⁻³ एम्पियर। अब पावर लॉस कितना होगा, पावर लॉस, सो इट विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू में रेजिस्टेंस आर, आई कितना है 2 × 10⁻³ इसका स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई में रेजिस्टेंस कितना है टोटल वायर में 40। तो जब आप इसको सोल्व करोगे आएगा 160 मेगावाट। तो हमारा सही आंसर होगा 160 मेगावाट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43 है, एज्यूमिंग द कॉज ऑफ एनर्जी लॉस इन पावर ट्रांसमिशन फ्रॉम पावर प्लांट टू एंड यूजर सीक्वेंस ऑर्डर में आपको लिखना है कि कहाँ कहाँ पर पावर लॉस होता है। तो देखो, जब हम यहाँ पर पावर को जनरेट कर रहे हैं, पावर प्लांट पे पावर को जनरेट कर रहे हैं, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस पावर को भेजना पड़ेगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में यहाँ पर कुछ लॉस होगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में 2 लॉस होंगे, कौन कौन से, एक तो वाइंडिंग यहाँ पर है ना कॉपर वाइंडिंग, तो एक तो होगा कॉपर लॉस, ठीक है, कॉपर वाइंडिंग की वजह से एक लॉस होगा। दूसरा इसमें हिस्ट्रेसिस लॉस होगा, हिस्ट्रेसिस लॉस, ये दोनों में किस में हो रहा है अभी, ट्रांसफार्मर में। उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन है, तो ट्रांसमिशन लाइन में जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस इन वायर, तो वायर जो भी यहाँ पर उसमें भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसकी वजह से कुछ लॉस होगा। फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में फिर से 2 लॉस होंगे, कौन कौन से, कॉपर लॉस और हिस्ट्रेसिस लॉस। ठीक है, तो कॉपर और हिस्ट्रेसिस ये तो दोनों ट्रांसफार्मर में होंगे, और रेजिस्टेंस का लॉस, रेजिस्टेंस की वजह से लॉस होगा किसमें, ट्रांसमिशन लाइन में। तो इसमें आपका सीक्वेंशियल ऑर्डर में रखना है। सबसे पहले क्या होगा, कॉपर लॉस इन स्टेप अप। कॉपर लॉस इन स्टेप अप का मतलब ये हो गया कि रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वाइंडिंग स्टेप अप, नाउ रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वाइंडिंग स्टेप अप। तो सबसे पहले हम लेंगे डी स्टेटमेंट को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, हिस्ट्रेसिस लॉस किसमें, स्टेप अप में। तो हिस्ट्रेसिस लॉस किसमें, स्टेप अप में, यानी कि डी के बाद क्या आएगा, बी, डी के बाद क्या आएगा, बी। फिर बी के बाद क्या होगा, रेजिस्टेंस लॉस होगा इस वायर में। तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वाइंडिंग, नो, रेजिस्टेंस ऑफ वायर कनेक्टिंग पावर प्लांट एंड सब स्टेशन, तो इसका मतलब ई उसके बाद में लॉस हो जाएगा। फिर उसके बाद में फिर से कॉपर और हिस्ट्रेसिस लॉस होंगे, यानी कि सी, और उसके बाद में लास्ट में हिस्ट्रेसिस लॉस इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये पैटर्न बनेगा डी बी ई सी ए, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही रहेगा। ठीक है, सबसे पहले लॉस कहाँ पर शुरू हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, उसमें कॉपर और हिस्ट्रेसिस लॉस होगा। फिर ट्रांसफार्मर से लाइट जाएगी तारों में, तारों में मतलब वायर्स में, तो वायर्स में कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसकी वजह से कुछ लॉस होगा एनर्जी का। फिर वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जाएगी, फिर वहाँ पर लॉस होगा कॉपर और हिस्ट्रेसिस लॉस। तो काफ़ी सारा लॉस होता है, इसी की वजह से बहुत सारी कंपनी पैसे भी लेती है हमसे इन सब लॉस को सहने के लिए, और जो हम घर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हैं उसके लिए पैसा देते हैं हम। नेक्स्ट चलते हैं 44 पर, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर ड्यू टू हीट, यानी कि हीट की वजह से ट्रांसफार्मर में इनमें से कौन सी एनर्जी लॉस नहीं होती है। तो एक्चुअली रेजिस्टेंस में हीट जनरेट होगी, एडी करंट की वजह से हीट बनती है, हिस्ट्रेसिस में भी हीट जनरेट होती है। तो फ्लक्स लीकेज इसमें सही नहीं होगा, फ्लक्स लीकेज हमारा करेक्ट आंसर होगा। फ्लक्स लीकेज की वजह से जो अमाउंट ऑफ हीटेड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ हीट। क्वेश्चन नंबर 45 है, इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर बैक ईएमएफ इज प्राइमरी कॉल इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी कॉल, इफ दिस वर नॉट सो देन क्या होगा। तो देखिए, किसी भी कॉइल में जो अप्लाइड वोल्टेज होती है उसकी वजह से करंट फ्लो हो पाता है, विच इंड्यूसेस अ बैक ईएमएफ, सो वी कैन से दिस अप्लाइड वोल्टेज जनरेट्स अ करंट दैट गेट्स लिमिटेड बाय द बैक ईएमएफ। अगर ऐसा नहीं होगा, सो देयर विल बी नो इम्पिडेंस
टू ब्लॉक द करंट, और जो करंट होगा प्राइमरी कॉइल में वो इन्फिनाइट हो जाएगा, तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा इसमें इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसेज पर बेस्ड है। 46 क्वेश्चन में पूछा था प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एरिया ए एंड चार्ज क्यू अट्रैक्ट विद ईच अदर। तो देखो इसमें क्या होगा, मान लीजिए दो प्लेट है, और ये क्वेश्चन इससे पहले जो CUT एग्जाम्स हुए थे उसमें भी आया था। दो प्लेटें हमारे पास, इसका एरिया है ए और उनके बीच का सेपरेशन है डी। तो अब इनमें कुछ चार्ज होगा, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज होगा। हमें बताना है कि ये दोनों एक दूसरे पर कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे। तो मान लेते मैं फोर्स फाइंड करता हूँ लेट से इस पर। तो इस पर जो फोर्स मिलेगी, मान लो फर्स्ट प्लेट या सेकंड प्लेट, तो जो फोर्स होगी सेकंड प्लेट पे फर्स्ट प्लेट की वजह से वो बराबर होगी सेकंड प्लेट का चार्ज कितना है इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है फर्स्ट प्लेट की। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट प्लेट का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मैं क्या करूँगा F21 इक्वल टू हो जाएगा Q, ठीक है, और मैं यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ, E1 कितना सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ Q इंटू में Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया, मतलब सिग्मा को हमने Q अपॉन एरिया लिख लिया। ये हो जाएगा कितना Q का स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो इस हिसाब से जो हमारा सही आंसर आएगा इट विल बी ऑप्शन Q स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी स्टोर इन बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होता है। देखो एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर पूछा है। अगर मैं एनर्जी डेंसिटी की बात करूँ, ये होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू में ई का स्क्वायर। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर इंटू में वॉल्यूम वी, या फिर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। और देखो अगर प्लेट का एरिया ए है और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट डी है, तो जो वॉल्यूम होगी वो कितनी हो जाएगी, एरिया इंटू में सेपरेशन डी, ए डी। तो हमारा सही आंसर होगा क्या, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इंटू में डी, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 48 क्वेश्चन है ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड अ कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस डी इज इंसर्टेड बिटवीन द चार्ज कैपेसिटर प्लेट ए। इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 2, 3, 4 रीजन में आपको बताना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो एक देखो यहाँ पर फर्स्ट 2, 3, 4 रीजन में हमें बताना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये यहाँ पर कंडक्टर है, देखो कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो इसका मतलब ये है कि सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वो होगी 0। तो देखो अगर मान लीजिए कहीं फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, तो किसी मीडियम के अंदर जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E0 अपॉन में K। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी 0, और मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी E0 अपॉन में K, और E0 की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, तो ये हो जाएगी सिग्मा अपॉन में K एप्सिलॉन नॉट। तो सेकंड पॉइंट में मतलब सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 0। फिर यहाँ पर थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। फिर जो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, फोर्थ रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी सिग्मा अपॉन में K एप्सिलॉन नॉट। तो हमसे 2, 3, 4 में पूछा है, तो 0 सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में K एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर तो 2 ही रीजन दे रखे हैं, तो ये तो सही नहीं है। फिर यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, सिग्मा अपॉन देखो सेम तो किसी में भी नहीं आ रहा है, इसको हटा दो, दो जगह 0 भी नहीं आ रहा है, इसको भी हटा दो। लेकिन यहाँ पर 0 और यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा K अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक्चुअली ये इधर होना चाहिए था और ये यहाँ पर ऑर्डर सही नहीं है, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। 49 है an electrical technician requires a capacitance of 2 microfarad in a circuit across the potential difference 1 kilovolt. A large number of 1 microfarad capacitors are available to him, each which can stand with a potential difference not more than 300 volt. The minimum number of capacitor जो आपको चाहिए इस अरेंजमेंट के लिए वो कितने होंगे, ये फाइंड करना है। अगर एक हमारे पास ए लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैराड अवेलेबल है, तो कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर रिक्वायर्ड होंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो C इक्विवेलेंट जो हमें गिवन है वो कितना है, 2 माइक्रोफैराड जो हमें चाहिए, जो हमें रिक्वायर्ड है। इसमें टेक्नीशियन को रिक्वायर्ड कितना है, 2 माइक्रोफैराड का। तो अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट की बात करूँ तो हमारे पास एक 100 वोल्ट की पावर सप्लाई है और उससे हमने C इक्विवेलेंट कनेक्टेड किया हुआ है, C इक्विवेलेंट कनेक्ट किया हुआ है 2 माइक्रोफैराड का। तो हमें ये पता करना है कि हम कैसे अरेंज करें। तो देखो
मैंने मान लेता हूँ कि हमारे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर इस तरह से अलाइंड है। मुझे नहीं पता कि कितने रो है कितने कॉलम में हम ऐड कर रहे हैं, बट हमें ये पता है कि नेट जो वोल्टेज है वो कितनी है 1000 वोल्ट, और हर एक जो कैपेसिटर है वो 300 वोल्ट से ज़्यादा नहीं ले सकता। तो अगर मैं एक रो में देखूँ, एक्चुअली हमें पता है कि पैरेलल में जो पोटेंशियल होता है वो इक्वल होता है। तो अगर मैं एक रो की बात करूं तो एक रो में कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर हम कनेक्ट कर सकते हैं उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, 1000 से मैं डिवाइड कर दूंगा 300 को, तो ये क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ कैपेसिटर इन ईच रो, सो इट विल बी नियरली अबाउट 3.333। अब ऐसे हमारे पास कितने कैपेसिटर हैं, 1, मतलब मिनिमम जो कैपेसिटेंस हमें दे रखा है वो 1 माइक्रोफैराड का है। तो ये 3.33 आ रहा है, तो 3 से ज़्यादा ही होगा। तो मान लेता हूँ कि 4 रेजिस्टेंस हमने एक रो में कनेक्ट किए हुए हैं, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। ये कैसे 1/c इक्विवेलेंट, सो इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये आ जाएगा आपका 4। तो c इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 माइक्रोफैराड। अब देखो ये मैंने ऐसे क्यों क्यों करा है, क्योंकि हर एक रो में एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आप कैपेसिटर को सीरीज में लगा रहे हो तब तो फॉर्मूला होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 इस तरह से, और अगर आप पैरेलल में लगा रहे हो तो फॉर्मूला इक्वल टू हो जाता है c1 प्लस c2 इस तरह से। तो अब हमने ये 1/1 इसलिए करा था क्योंकि हम देख रहे थे हर एक रो में कितने कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो हमने लिया था 4 और उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने कैसे निकाला, 1/c इक्वल टू 1/1 इस तरह से करके c इक्विवेलेंट 1/4 माइक्रोफैराड आ गया। अब मान के चलते कि लेट हमारे पास n नंबर ऑफ रोज हैं, तो n नंबर ऑफ रो का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा, देखो हर एक रो का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है 1/4, और n नंबर ऑफ रोज होंगे तो मतलब 1/4 प्लस 1/4 प्लस कितना है मुझे नहीं पता, तो n टाइम्स होगा, तो इसका कितना लिखूंगा n/4, ये नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। अब जो C इक्विवेलेंट है वो कितना दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड, तो मैं इसको कितना लिखूंगा यहाँ पर 2, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 इंटू में 2, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी 8। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 8 रो होनी चाहिए, और 8 रो में हर एक रो में आप कितने कैपेसिटेंस कनेक्ट करोगे, 4 कैपेसिटेंस, तो 8 रो होंगी और हर एक रो में कितने कैपेसिटेंस कनेक्टेड होंगे 4, तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा 32, यानी कि 832। तो इसके लिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। पहले हमने क्या करा, पहले हमने देख लिया कि हर एक ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 1/4, उससे भी पहले हमने क्या करा था, नंबर ऑफ कैपेसिटर फाइंड करा था ईच रो में कितना होगा, वो हमने कैसे पता करा कि नेट वोल्टेज और हर एक कैपेसिटेंस कितनी वोल्टेज झेल सकता है, तो 1000/300 जिससे 3.33 अप्रोक्स आया था, इसको हमने राउंड ऑफ करके 4 लिख लिया। तो 4 का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा 1/4 माइक्रोफैराड। अब जो सीरीज में जब आप सभी रेजिस्टेंस को सभी कैपेसिटेंस को कनेक्ट करोगे तो उनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो C1 मतलब वो होगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस इस तरह से n पैरेलल में, सो इट विल बी इक्वल टू n/4। यहाँ पर ये किसके बराबर दे रखा था 2 के, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 इंटू में 2 यानी कि 8। फिर नंबर ऑफ ये क्या है, नंबर ऑफ रो है, और हर एक नंबर ऑफ रो में हमने कितने कैपेसिटर कनेक्ट किए हुए थे 4, तो जो टोटल कैपेसिटेंस आ गया, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर वो कितना आ जाएगा 8 इंटू 4 यानी कि 32। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दो स्टेटमेंट हमें गिवन है 1 एंड 2। स्टेटमेंट 1 है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल कनेक्टेड इन सीरीज। देखो पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ इक्विवेलेंट का सीरीज में। तो इक्विवेलेंट का सीरीज में फॉर्मूला अगर आपको निकालना है तो 1/c इक्विवेलेंट जो होगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 आएगा, ठीक है। और सीरीज में जब आप कनेक्ट करोगे तो फॉर्मूला एक्चुअली सीरीज का ये है, इसको मैं यहाँ पर सीरीज लिख देता हूँ। पैरेलल में जब आप इनको कनेक्ट करोगे तो पैरेलल में डायरेक्टली बस आपको ऐड करना होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 C इक्विवेलेंट। तो होगा क्या कि मान लो C1 की वैल्यू कुछ भी है, उसमें आप कुछ ऐड ही तो कर रहे हो, तो यहाँ पर C इक्विवेलेंट में जो नेट कैपेसिटेंस आएगा C इक्विवेलेंट आएगा वो हमेशा ज़्यादा होगा जो भी कैपेसिटर आपने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है उसका जो भी मैक्सिमम कैपेसिटेंस है उससे ज़्यादा ही वैल्यू आएगी। जबकि सीरीज में जो C इक्विवेलेंट आएगा वो हमेशा कम आएगा, जो भी कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्ट है उसकी उनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू रखता है उससे कम ही C इक्विवेलेंट आता है हमेशा।
एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, मान लीजिए 2 और 3। तो अगर मैं 2 और 3 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर दूं, तो जो सी इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, 2 3 6 अपॉन 2 3 5। तो ये वैल्यू 2 से भी कम आएगी और ये वैल्यू 6 से भी कम आएगी। 1.2 6 से भी कम है, सॉरी 1.2 2 से भी कम है, 3 से भी कम है। तो सी इक्विवेलेंट हमेशा जो भी मिनिमम कैपेसिटर है उससे कम ही वैल्यू आती है। जबकि अगर मैं 2 और 3 को पैरेलल में लगा दूं तो जो नेट इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, 2 + 3 यानी कि 5। तो आप ये देखो जो मैक्सिमम वैल्यू है ना यहाँ पर कैपेसिटेंस की, जो कि 3 है, तो उससे ज़्यादा ही हमारा कैपेसिटेंस आया है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट 1 हमारी गलत है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर विल ऑलवेज बी ग्रेटर। नहीं, ऑलवेज ग्रेटर नहीं आएगा, वो आएगा ऑलवेज लेस देन। Statement 2. When a series combination of 3 capacitor is connected across a voltage source, magnitude of charge stored on each plate of the 3 capacitor is same. तो ये बात सही है, जब आप कैपेसिटर को सीरीज में लगाते हो तो उनमें पोटेंशियल तो डिफरेंस रहेगा, पोटेंशियल अलग अलग रहेगा, ठीक है। अगर मालूम उनका कैपेसिटेंस अलग अलग है, लेकिन उनमें जो चार्ज रहेगा वो सेम रहेगा। तो स्टेटमेंट 2 हमारी सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने इस पार्ट में डिस्कस किए हैं वो सब आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है और कुछ नया सीखा है तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।